हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। आपके जो सिविक्स का जो बुक है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका हम ये दूसरा हिस्सा कवर करने वाले हैं। पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरीके से एक मिलिट्री पावर जो होती है एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, और फिर उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट बन जाती है। और फाइनली जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट है उसे एक मिलिट्री पावर के हाथों हार मानना पड़ता है और उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है। हमने देखा किस तरीके से एक फॉरेन जो पार्टी है, फॉरेन पावर है, कैसे एक दूसरे कंट्री पे अपना रुतबा जमा के रखती है, अपना पावर शो करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री को। जो महाशक्तियां हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, कैसे एक कमजोर देश के सरकार को बदल देती है। हमने एग्जाम्पल देखा था किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स है, उसकी गवर्नमेंट को चिलियन गवर्नमेंट पसंद नहीं आते हैं और वो उनको हटाने में पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करके उस गवर्नमेंट को हटा देते हैं मिलिट्री पावर के हेल्प से। हमने देखा कि आयंदे साहब, जो सेल्वाडोर आयंदे थे, जो प्रेसिडेंट थे चील गवर्नमेंट का, चील कंट्री का, वो प्रेसिडेंट साहब को मार दिया जाता है बॉम्बिंग करके। उनके जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको घेर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाती है। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि आप कंट्री छोड़ दो या प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे दो। सेल्वाडोर आयंदे एक बहुत बहादुर प्रेसिडेंट थे, एक बहुत बहादुर नेता थे। उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि हमारे देश पे और मेरे लाइफ पे खतरा है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने रेडियो पे एक मैसेज दिया, लॉन्ग लिव चिले, लॉन्ग लिव वर्कर्स, लॉन्ग लिव पीपल। मतलब वो सभी देशवासियों को बोलते हैं कि मुझे आप सभी देशवासियों पे, सभी वर्कर्स पे मुझे विश्वास है कि ये जो बुरे दिन आ गए हैं आज के दिन में, ये एक दिन खत्म होगा और आप लोग, मुझे विश्वास है मेरे देश के फ्यूचर पे कि आप लोग क्या कर दोगे, एक दिन इस गवर्नमेंट को, मिलिट्री पावर को उखाड़ के फेंक दोगे और फिर से डेमोक्रेसी लेकर आओगे। तो हमने ये देखा कि जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट का समर्थन किया था, जिन्होंने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट का जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनको टॉर्चर किया गया, इवन उन्हें मार भी दिया गया। लगभग 3000 लोगों को मार दिया गया। और वहाँ पे एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल एल्बर्ट बैचले। उनके वाइफ को, उन्हें तो मार दिया गया, लेकिन उनके वाइफ को और उनकी बेटी को वहाँ जेल में डाल दिया गया और उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। ऐसे करते करते वो 17 साल तक अपने आप को प्रेसिडेंट बनाकर रखता है। कौन? जनरल पिनोशी। ये जनरल पिनोशी कौन है? जनरल पिनोशी वो है जिसने इस पूरे मिलिट्री पावर को, क्योंकि वो जनरल था, मिलिट्री का जनरल था, इस पूरे मिलिट्री कू में उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, उसका वो लीडर था। उसने पूरे तरीके से साजिश के तहत वो पूरे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को हटा देता है। अब उसे ये विश्वास हो जाता है 17 साल बाद कि लोग हमारे फेवर में आ जाएंगे। उसे ये लगता है कि पूरी दुनिया भूल चुकी है जितना हमने पाप किया है, जितना हमने लोगों को टॉर्चर किया है, सारी दुनिया भूल चुकी होगी। दुनिया मतलब उसके कंट्री के लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1988 में उसने रेफरेंडम करवाया और 1988 में रेफरेंडम करवाने के टाइम पे होता ये है, लोगों ने उसके फेवर में जाने से मना कर दिया। लोगों ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि आप मेरे प्रेसिडेंट नहीं रहोगे। इस तरीके से जनरल पिनोशी जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो अब उसे रिजाइन देना पड़ जाता है, उसकी प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है और फिर जाकर उसके जो पावर थे, मिलिट्री पावर, उसे भी छीन लिया जाता है। इस तरीके से दोबारा वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट फिर से रिस्टोर हो जाती है। और चील की यही डेस्टिनी जो लास्ट में आयंदे साहब ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो देश होगा फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रास्ते पे चल पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। जो जनरल बैचले थे, जो ऑफिसर बैचले थे, हमने बताया था जनरल एल्बर्टो बैचले, जिनको मार दिया गया और उनकी वाइफ और बेटी को जेल में डाल दिया गया,
उन्हीं की बेटी बाद में जाकर वहाँ की प्रेसिडेंट बन जाती हैं और फिर वो डेमोक्रेटिकली देश को चलाना शुरू कर देती हैं। तो ये था हमारा पिछले लेक्चर्स में अपनी हिस्ट्री, जिसका मैंने एक रिकैप दिया छोटा सा। अगर आपको समझना और बेहतर तरीके से है तो आप पीछे वाली वीडियो में जाइए और उसको आप अच्छे से पार्ट 1 को देखिए और फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से जो सेकेंड टेल ऑफ स्टोरी है, डेमोक्रेसी है, सेकेंड टेल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये कहानी है पोलैंड की। पोलैंड में किस तरीके से एक पार्टी जो कि ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो किस तरीके से पोलैंड की जनता पे रूल करती थी और उनके जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनसे वंचित करती थी। आइए देखते हैं, चलिए समझते हैं। पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड में। 1980s की बात है, 1980s की बात है। एट दैट टाइम पोलैंड वॉज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। यानी कि ये 1980s में जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, रूल कर रही थी पोलैंड में, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था पोलिश। पोलिश मतलब पोलैंड को पोलिश बोलते हैं, जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हम इंडियन बोलते हैं, उसी तरीके से पोलैंड के लोगों को पोलिश भी बोलते हैं। तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का नाम से एक पार्टी चल रही थी, पॉलिटिकल पार्टी। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप। अब ईस्ट यूरोप का बात आता है, ईस्ट यूरोप क्या होता है? तो आप इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप में जो ये कलरफुल कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज कहलाती हैं ईस्ट यूरोप। आप इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ये ईस्ट वर्ड है और ये वेस्ट वर्ड है। तो ईस्ट वर्ड की जो कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी ये कंट्रीज हैं जो कि ईस्टर्न यूरोप के नाम से जानी जाती हैं। इन सभी कंट्रीज में जितने ये मार्क्ड है, कलरफुल हैं, इन सभी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो रूल करती है। ठीक है। इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वॉज अलाउड। यानी कि इन देश में, इन कंट्रीज में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं है। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, इंडिया में हम देखते हैं कि कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसा वहां पे नहीं था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कोई भी यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी फंक्शन करने के लिए, एंड द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। मतलब ये है यहां पर कि वहां के जो लोग हैं वो फ्रीली लीडर्स चूज नहीं कर सकते थे, फ्रीली इलेक्ट नहीं कर सकते थे किसी भी गवर्नमेंट को। अगर वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के किसी एक बंदे को भी चूज करना तो भी नहीं कर सकते थे, वहां पे उनको ये अधिकार नहीं था। एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, जो कि बहुत पावरफुल देश था। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक पावरफुल कंट्री एक दूसरे वीक कंट्रीज पे अपने कंट्रोल को बनाकर रखती थी। पहले वो दौर था जब एक साइड में, एक पोल पे यूएसए था तो दूसरे साइड में यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। यूएसएसआर चाहता था कि वो मैक्सिमम कंट्रीज को अपने अंडर में कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले, और दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था कि वो मैक्सिमम कंट्रीज को अपने अंडर में कर लें, अपने इन्फ्लुएंस में कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें। इस लड़ाई में, इस दौर में क्या होता था, तो उसी तरीके से ये जो सोवियत है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ब्लू वाला, ये वाला यूएसएसआर का यानी रसिया का पार्ट है। और ये रसिया क्या करती थी, इन सभी कंट्रीज पे अपना कंट्रोल बना के रखती थी। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑन अगस्त 1980 की बात है, जब वर्कर्स, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ डैंस्क, लिखा GDANSK है लेकिन पढ़ते हैं डैंस्क, वेंट ऑन अ स्ट्राइक। 14 अगस्त 1980 की बात है। इस दिन को होता है कि जो वर्कर्स थे लेनिन शिपयार्ड के, सभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं ताकि वो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, विद डिमांड ऑफ टेक बैक क्रेन ऑपरेटर। एक महिला थी, एक औरत थी, एक वुमेन थी जो क्रेन ऑपरेट करती थी, उसको अनजस्टली उसको डिसमिस कर दिया गया था उसके सर्विस से।
उसको ये कह के निकाल दिया गया कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम काम नहीं कर सकती इस शिपयार्ड में। फिर सभी वर्कर्स यूनाइट हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट खड़ा होकर कहते हैं शिपयार्ड कंपनी से कि उस औरत को बुलाओ वरना हम काम पे नहीं आएंगे। ये सीन हो जाता है। आगे देखते हैं होता क्या है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम चीजें मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाकर रखी है सो दैट कि आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से होता क्या है आगे। तो स्ट्राइक चल रही है, लेकिन ध्यान देना ये स्ट्राइक इलीगल थे। वहां पर पोलैंड में अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो ये इलीगल है, यानी गवर्नमेंट ने ये कह रखा था, कानून बना रखा था कि कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता है, कोई भी हड़ताल पे नहीं जा सकता है, ठीक है। बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी। ओके, एक चीज और है, ट्रेड यूनियन की बात आ रही है। ट्रेड यूनियन का नाम सुना होगा आपने कि जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर्स होता है, उनकी अपनी एक ग्रुप होती है जिसका कोई एक लीडर होता है, उसे ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई जो रूलिंग पार्टी है, फिलहाल जो गवर्नमेंट चला रही है, अगर उसके सपोर्ट की कोई ट्रेड यूनियन है देन वो अलाउड है, लेकिन अगर उससे इंडिपेंडेंट कोई ट्रेड यूनियन है वो इलीगल है, वो अलाउड नहीं है। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि पोलैंड में जो है अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, सरकार से अलग होकर अगर कोई यूनियन बनी हुई है, वो इलीगल है, वो अलाउड नहीं है। एंड एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, जैसे जैसे ये स्ट्राइक आगे बढ़ती गई, यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोग उसमें जुड़ते गए, तुरंत उसके बाद से एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन है जिसका नाम है, लिखा LECH लेच है, लेकिन पढ़ते हैं लेख हैं LEK, लेक वालिसा। लेक वालिसा एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन है जो उसी लेनिन शिपयार्ड पे कभी जॉब किया करते थे। 1976 में ही इनको निकाल के फेंक दिया गया था क्योंकि इन्होंने डिमांड कर रखा था हायर पेज का, यानी कि ये चाहते थे कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए या इनके जैसे जो इनके कॉलीग हैं उनकी भी सैलरी बढ़ा दी जाए। क्लियर है यहां तक? तो इसी के वजह से उनको, गवर्नमेंट को, खासतौर से जो लेनिन शिपयार्ड कंपनी है, उनको ये लगता है कि कहीं ये डिमांड कर रहा है, कहीं इसको देखा देखी और भी लोग डिमांड ना कर दें, उससे अच्छा इसको कंपनी से बाहर निकाल दो। 1976 में ये बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इनको निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है फ्रॉम देयर जॉब। फिर क्या होता है, ये बेचारे 4 साल तक प्लानिंग करते हैं कि क्या करें क्या करें। फिर अचानक एक अपॉर्चुनिटी आता है जब सभी वर्कर्स क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं और फिर ये उसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था कि कैसे डील करना है। धीरे धीरे होता ये है कि ये लीडर बन जाते हैं उस पूरे स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके ये लीडर बन जाते हैं और फिर इनके इन्फ्लुएंस में, इनके अंडर, इनके लीडरशिप में ये स्ट्राइक बहुत बड़ी हो जाती है। आगे देखते हैं। सो मैंने बताया अभी कि डिसमिस किए गए होते हैं 1976 में, डिमांडिंग हायर पे, क्योंकि हायर डिमांड मांग रहे थे। वालेसा सून इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स के लीडर बन जाते हैं। एंड द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, धीरे धीरे पूरे डेंस सिटी में ये पूरी स्ट्राइकर्स क्या करते हैं, ये जो स्ट्राइक है बढ़ जाती है, बहुत ब्रॉड लेवल पे चली जाती है। फिर उसके बाद से वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स, जैसे जैसे इनको सपोर्ट मिलता है दूसरे वर्कर्स को, इन्होंने अपने डिमांड्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ एक डिमांड था कि उस औरत को जो काम कर रही थी, जो क्रेन ऑपरेटर थे, इसको वापस बुला लीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने कई सारी डिमांड्स रख दी गवर्नमेंट के सामने। डिमांड्स क्या है, 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, दे वांटेड द राइट्स टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। वो चाहते थे कि, अभी तक मैंने बताया था ना कि ऊपर, कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस अलाउड नहीं थे, लेकिन यहाँ इनकी डिमांड थी कि हमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस चाहिए। पहले तो आप हमको ये दीजिए। फिर सेकंड इनका डिमांड क्या था, दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ अगर जाते हैं या सरकार के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनको जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको जेल में डाल देती है। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज करने की बात करते हैं कि आप इनको, जो गवर्नमेंट है उनसे ये अपील करती है कि आप इनको बाहर निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, जेल से बाहर निकाल दीजिए। एंड द एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। और जो इनकी आवाज, आपको सोचो,
अगर आपकी आवाज़ कुछ हो सकती है आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया, आपकी आवाज़ कुछ हो सकती है तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स। तो उस टाइम पे जो प्रेस था जिसपे न्यूज़पेपर छपते थे, अलग अलग जगह की न्यूज़ उस पर छपती थी, उन न्यूज़ पे इन्होंने सेंसरशिप लगा रखी थी गवर्नमेंट ने कि इस स्ट्राइक के बारे में बाहर पूरे देश को ना पता चल जाए, पता चल जाएगा तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सब आ जाएंगे। तो सेंसरशिप था, तो सेंसरशिप को भी खत्म करने की बात करने लगे ये वर्कर्स, एंड द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर, एंड बाद में जाकर पॉपुलैरिटी होने की वजह से गवर्नमेंट को फाइनली हार मानना पड़ा। अब गवर्नमेंट हार मान जाती है और फिर जो वर्कर्स के जो लीडर थे वालिसा साहब, लेक वालिसा, इन्होंने 21 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन, यानी 21 पॉइंट्स थे, 21 शर्त रखे थे ये लोग, उस शर्त को गवर्नमेंट मान जाती है और उस पर साइन होता है गवर्नमेंट के थ्रू। और बाद में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट, वर्कर की जो राइट्स हैं उसके लिए वो एग्री कर जाती है कि ठीक है वर्कर्स के भी अपने राइट्स होते हैं, ठीक है दे देते हैं हम उनको, दे दिया उन्होंने। राइट टू फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, तो राइट्स किसका था, जो ट्रेड यूनियंस बनाने का, यानी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन अब बन जाता है और उस इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का नाम होता है सॉलिडेरिटी। उस इंडिपेंडेंट यूनियन का क्या नाम होता है, सॉलिडेरिटी। सो यही करेक्ट जो डेंस्क एग्रीमेंट है, जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट है, इसका नाम डेंस्क एग्रीमेंट भी कहते हैं और उसी का नाम रख दिया गया, जो ट्रेड यूनियन था उसका नाम रख दिया गया सॉलिडेरिटी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे कह रहा है कि ये पहली बार ऐसी हो रही है इंडिपेंडेंट है, ट्रेड यूनियंस वॉज फॉर्म्ड इन एनी कम्युनिस्ट स्टेट्स। मैंने अभी बताया था लास्ट वाले यहाँ पे मैप में दिखाया था कि किस तरीके से जो ईस्टर्न यूरोप हैं या फिर यूरोप के कुछ ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी रन कर रही है, उन कंट्रीज में अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बना था कि कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन हो। फाइनली पोलैंड एक ऐसा देश बनता है जहां पर अब इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन फॉर्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर्स। क्योंकि सॉलिडेरिटी इतनी फेमस हो जाती है, ये ट्रेड यूनियन इतनी फेमस हो जाती है कि पूरे देश में लगभग 1 करोड़ सदस्य, 1 करोड़ मेंबर इसके पार्ट बन जाते हैं, इसमें ज्वाइन कर जाते हैं। फिर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है आगे, देखिएगा। इसमें होता यह है कि समय आता है 1981 का, दिसंबर 1981 में, क्योंकि 1 साल हो चुका होता है इस एग्रीमेंट को। 1981 में होता यह है कि जगह जगह पे करप्शन, जगह जगह पे मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर ही। सो ड्यू टू वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स्ट फॉर द रूलर्स। अगर आप रूलर हो और आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे करप्शंस होने शुरू हो जाएं तो आपको ये रूल करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, आप रूल कर नहीं सकते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो यही हुआ यहाँ पे, उनके अंदर ही, गवर्नमेंट के अंदर ही ढेर सारे करप्शन और ढेर सारे मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो गए, जिसके वजह से रूलिंग करना कंट्री को बड़ी मुश्किल हो गया। फिर क्या होता है, द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जारोजेल्स्की, जारोजेल्स्की जो गवर्नमेंट उस समय रन कर रही थी, ग्रीव एंशियस, उसको ढेर सारी एंजाइटी होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करें। इसके वजह से उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन। अब जो सॉलिडेरिटी के जो करोड़ों मेंबर्स हो गए थे, उनके हजारों मेंबर को इन्होंने जेल में डाल दिया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस वॉज वंस अगेन टेकन अवे, यानी कि जो आपके एक्सप्रेशन को, आप अपने एक्सप्रेशन को, जो आपके लिए फ्रीडम मिली है कि आप अपने एक्सप्रेशन को या फिर ओपिनियन को आप एक्सप्रेस कर पाओ, ये सारी राइट्स को अब छीन ली जाती हैं और फिर से वही पुराने दौर शुरू हो जाते हैं। 1988 की बात है, अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी, यानी कि जब ऐसा होगा, जब फिर से कम्युनिस्ट पार्टी हावी हुई तो स्ट्राइकर्स ने, क्योंकि इनको क्या हो गया था, इनके पास सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल गया था, नाउ दे हैव बिकम मोर पावरफुल देन यूजुअल। पहले जो थे उससे ज्यादा पावरफुल तो अभी ये हो गए हैं सॉलिडेरिटी टीम।
ठीक है। अभी गवर्नमेंट यहाँ पे एक साइड में वीक हो चुकी है। वीक इसलिए हो गई है क्योंकि उसी दौर में जो यूएसएसआर था, जिनका पूरा का पूरा सपोर्ट था इस गवर्नमेंट को, वो खुद अपने प्रॉब्लम्स में, सेपरेट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो क्या होता है, वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी, जिसके वजह से वो इनको सपोर्ट कम करती है और फिर ये गवर्नमेंट वीक होने की वजह से सॉलिडारिटी इन पे हॉबी हो जाती है, फिर स्ट्राइक होता है और फिर उसके बाद से इलेक्शंस होते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, आगे देखिए। सो स्ट्राइक अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडारिटी, दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर। मैंने बताया अभी कि इस टाइम पे तो पॉलिटिकल जो पार्टी थी यहाँ पे वो वीकर थी, जो गवर्नमेंट थी वो वीकर थी, एंड द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वाज डिक्लाइन। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, पोलैंड की गवर्नमेंट है, वो बहुत वीक हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए, अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विथ वालेसा रिजल्टेड इन द एग्रीमेंट इन अप्रैल क्या 1989 में फॉर फ्री इलेक्शन। यानी कि इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि अब हमारे इस देश में यानी पोलैंड में फ्री इलेक्शंस होंगे। गवर्नमेंट को मानना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। फिर होता क्या है, सॉलिडारिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट्स। 100 सीट्स थे उस देश के, 100 सीट्स पे उनकी टीम उतरती है, सॉलिडारिटी के मेंबर्स उतरते हैं और उनमें से 99 सीट्स आउट ऑफ 100 सीट्स सॉलिडारिटी की टीम विन कर जाती है, जीत जाती है। एंड उसके बाद से अक्टूबर 1990 में जो पोलैंड है had its first presidential election in which more than one party could contest and Walesa was elected president of Poland। 1990s की बात है, ये पहली बार ऐसा होता है जब फ्री इलेक्शंस होते हैं पोलैंड कंट्री में, और इसमें वालेसा जो लीडर ऑफ द वर्कर्स थे, स्ट्राइकर्स थे, उनको जीत मिलती है, उनकी पार्टी को जीत मिलती है और वालेसा हैज बिकम नाउ क्या, प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड। सो ये थी हमारी स्टोरी पोलैंड की। इतनी सारी कहानियों से आपने क्या सीखा? जो हमने लास्ट स्टोरी बताई थी डेमोक्रेसी की और ये स्टोरी बताई है, इसमें हमने ये सीखा कि कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी की नीड है। तो ये था हमारा दूसरा स्टोरी। ठीक है, अब हम फाइनल जो हमारा चैप्टर 1 का जो फाइनल चैप्टर है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने पहले स्टोरी देखा था हमने और दूसरी स्टोरी, उसको कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि हमें डेमोक्रेसी क्यों नीड है। ठीक है, देखिए कंपेयर करते हैं, फिर हमको क्या मिलता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ फीचर समझ में आएगा आपको। कंपैरिजन में हमने देखा कि देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोशे रूल्स एंड चिले। जो पिनोशे गवर्नमेंट थी, याद है आपको पिनोशे गवर्नमेंट? नहीं याद है, हमने इस वीडियो के शुरुआती में बता दिया था पिनोशे गवर्नमेंट, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जो पहली लेक्चर है उसमें आप देख लेंगे तो पिनोशे गवर्नमेंट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। सो डिफरेंसेस है यहाँ पे पिनोशे गवर्नमेंट के और फिर उसके बाद से जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो कम्युनिस्ट पार्टी इन पोलैंड है उस गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? देखिए, चील वॉज यानी कि चिले वॉज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर। हमने बताया था कि जो चिले थी, चिले गवर्नमेंट थी, वहां पे मिलिट्री पावर ने उस डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दी, ओवरथ्रो कर दी। वहां पे मिलिट्री पावर था, लेकिन पोलैंड में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। वहां पे पॉलिटिकल पावर था, पॉलिटिकल पार्टी का रूल था यहाँ पे पोलैंड में, जबकि चिले में एक मिलिट्री रूल थी। और फिर उसी तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो ये कहते थे कि मैं वर्कर्स के तरफ से रूल कर रहा हूं, यानी वर्कर्स के बिहाफ में मैं रूल कर रहा हूं। जबकि चिले की जो पिनोशे गवर्नमेंट थी उसने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। उन्होंने साफ साफ ओपनली आके बोला था कि मैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा हूं, यानी उसके बिहाफ में, यानी क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट। यानी उन्होंने बताया मैं खुले तौर से बोल सकता हूं कि मैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहा हूं, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े रिच पर्सन के फेवर में मैं काम कर रहा हूं। इन्होंने साफ साफ ऐसे बोल दिया। सो येट बोथ हैड सम कॉमन फीचर्स। दोनों का क्या फीचर्स निकला? दोनों से हमने क्या फीचर्स डिराइव किया? हमने ये देखा कि द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। हमने देखा कि दोनों देश में देख रहे हैं, दोनों देश में देखा कि जो लोग हैं, आम जनता है, जो हम लोग हैं, हम लोग फ्रीली अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते।
वहीं देख रहे हैं दूसरा डिफरेंस, देयर वॉज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। आपके अपने विचार होंगे, आपके अपने ओपिनियंस होंगे, आपको कोई फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी उस ओपिनियन को आप एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद से फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शंस। आप ना तो कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो और ना ही कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ना ही कोई पॉलिटिकल एक्शंस ले सकते हो। सो ये था डिफरेंसेस दोनों गवर्नमेंट में। दोनों गवर्नमेंट का यही चीजें थी कि दोनों कंट्रीज में हम ये कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। फिर देखते हैं आगे, देखिए सी द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। हमने तीन गवर्नमेंट अभी तक दोनों स्टोरी को मिला के हमने तीन गवर्नमेंट्स की बात करी। एक गवर्नमेंट ऐसा है जो आयनदेश का जो चिले है, आयनदेश के टाइम का जो चिले है। आयनदेश का मैंने बताया था कि कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आए हैं और उनकी क्या सोच थी। हमने ये भी डिस्कस किया है अभी जस्ट वालेसा का पोलैंड, यानी कि वालेसा के हिसाब से क्या देश, कैसे देश चलेगा, कैसा डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेगा। फिर उसके बाद से बैचलेस चिले। बैचलेस चिले क्या हुआ, मैंने बताया था कि जो जनरल ऑगस्टो बैचले थे, उनके अल्बर्टो बैचले थे, सॉरी जनरल अल्बर्टो बैचले थे, उनकी जो बेटी को जो जेल में डाल दिया गया था, जब वो प्रेसिडेंट बनी फाइनली 1988 में, तो उन्होंने अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक जो सपना देखा था डेमोक्रेटिकली रन करने के लिए देश का, उनका क्या अपना व्यू था। तो देखिए आयनदेश प्रेफर्ड, आयनदे क्या प्रेफर करते थे, वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सभी बिग इंडस्ट्रीज पे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके देश में, उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। उससे इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि कोई भी जो इंडस्ट्री होगी वो अपनी मनमानी नहीं करेगी और गवर्नमेंट अगर वेलफेयर स्कीम्स भी लेके आएगी तो उसके हिसाब से उस इंडस्ट्रीज को मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, वालेसा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वालेसा चाहते थे जो मार्केट है, जो मार्केट चल रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, मतलब वो ज्यादा उनके ऊपर अंकुश ना लगा के रखे, मार्केट को फ्री कर दीजिए और रूल आप आराम से करिए। तीसरा बैचले, बैचले स्टैंड समवेयर इन द मिडिल पाथ। ऐसा समझ लीजिए वो ये चाहते थे बैचले कि ना तो ज्यादा कंट्रोल हो गवर्नमेंट का इंडस्ट्री से और ना ही मार्केट पे, यानी कि मिडिल पाथ में वो चाहते थे। इनका ऐसा मानना था बैचले गवर्नमेंट का। ये दीज थ्री गवर्नमेंट्स शेयर्ड सम बेसिक फीचर्स, और इनसे कुछ बेसिक्स फीचर्स निकल के आते हैं, और वो क्या है, पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाई गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाई द पीपल एंड नॉट बाई द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर्स लाइक यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये चाहते थे, इनमें से फीचर्स हमने ये निकाला कि वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड हो बाय द पीपल, न कि कोई आर्मी उसके ऊपर कंट्रोल करे या आर्मी तय करे कि कौन सी गवर्नमेंट होगी, या फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन जो पावर्स हैं वो उसको डिसाइड करे कि कौन सी गवर्नमेंट चलेगी। तो ये सब चीजें हमने डिराइव किया और फाइनली इन स्टोरीज से हमें कुछ एक रफ, हमने एक आइडिया निकाला, एक रफ डेफिनेशन बनाया कि क्या होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पीपल आर अलाउड टू चूज देयर लीडर्स। समझ में आ गया? डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी में ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, यानी कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ लोगों के द्वारा चुने गई जो सरकार है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट ही क्या करेगी, कंट्री को रूल करेगी, वही रूलर बन सकता है उस देश का। दूसरा, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, लोगों के पास अपने राइट्स होने चाहिए टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यानी कि लोगों को अपने प्रोटेस्ट करने के राइट्स भी होने चाहिए, यानी कि वो प्रोटेस्ट भी कर सके। अगर मैं रूलर हूं और मुझसे अगर आपको दिक्कत है तो आपके पास ये राइट्स होना चाहिए कि आप मेरे सामने खड़े होके आप अपनी प्रॉब्लम्स बोल सको थ्रू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले का सर फोड़ दो या सामने वाले का घर में आग लगा दो। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने व्यूज को रखो, अगर आपके व्यूज सामने वाले या गवर्नमेंट के व्यूज से मैच नहीं खाता है
इसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। समझ में आया? प्रोटेस्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं सिर्फ तोड़फोड़ ही प्रोटेस्ट होता है। चलिए अब देख लीजिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमने डिफाइंस अभी तक निकाले हैं और डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से दोनों स्टोरी हमारे कवर हो जाते हैं और इससे हमने डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में एक ओवरऑल अच्छा सा व्यू हमने निकाला। अब जो चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसका जो बेसिक फीचर्स है और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसको हम एक सिंगल लेक्चर्स में लेके आएंगे और आपको देंगे एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी टीम और हम पूरे सभी लोग आपके साथ खड़े हैं आपकी तैयारी में। सो थैंक यू सो मच।